Welcome all. Welcome to Move to Study. This is a video for class 8 physics chapter number 3 force and pressure सेलिना पब्लिकेशन। इससे पहले इस वीडियो का एक पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने प्रीवियस पार्ट ना देखा हो तो आप उसका प्रीवियस पार्ट पहले जाके देखें। उसमें हमने इसका बेसिक इंट्रोडक्शन किया था कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे और कौन सी चीज़ें हैं जो हमें पढ़नी है। और हमने फोर्स के बारे में जस्ट बात करी थी और फोर्स के एसआई यूनिट के बारे में बात करी थी। अगर आपने हमारी पहला पार्ट ना देखा हो तो आप जाके पहला पार्ट देख लें, और कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें। इससे पहले वाली वीडियो में हमने फोर्स से रिलेटेड बात करी थी, फोर्स का यूनिट भी बताया था आपको कमेंट सेक्शन में मुझे रिप्लाई करना है और बताना है कि फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है। आज हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं और बात करते हैं टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स के बारे में हम बात करेंगे आज। और इससे पहले जितनी भी चीज़ें हैं प्रीवियस वीडियो में हम कवर कर चुके हैं और आप जाके हमारी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। तो अब टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स के बारे में हम बात करते हैं। वी हैव रेड अबव दैट इफ अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ स्टेशनरी रिजिड बॉडी इट स्टार्ट्स मूविंग इन द स्ट्रेट लाइन इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। हमने इससे पहले भी पढ़ चुके हैं कि अगर किसी भी रिजिड बॉडी पे फोर्स लगाते हैं और स्टेशनरी बॉडी है तो वो मूव करने लगेगी किधर, फोर्स के डायरेक्शन में मूव करेगी। जिधर फोर्स का डायरेक्शन होता है उसी डायरेक्शन में वो मूव करने लगती है। आप एक यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है, आपको फिगर 3.2 अ बॉल मूव्स ऑन पुशिंग लिखा हुआ है। तो इसमें आप देख सकते हैं एक बॉल यहाँ पे बनी हुई है। इस वीडियो में इसमें देख सकते हैं आप इमेज में, यहाँ पे एक बॉल है और इस पे यहाँ से पुश लगाया गया है, यानी एक फोर्स लगाई गई है और इस बॉल ने आगे की तरफ चलना चालू कर दिया, यानी वो मूवमेंट स्टार्ट हो गया है उस पुश की वजह से। और किधर मूव कर रही है, जो फोर्स का डायरेक्शन है वो उसी डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो अब हम लोग देखते हैं कि क्या है। नाउ इफ अ बॉडी इज नॉट फ्री टू मूव, ये तो फ्रीली बॉडी थी, ये इसलिए मूव कर रही है। अगर बॉडी फ्री ना होती तो क्या रिजल्ट आता है इस फोर्स का। इफ द बॉडी इज नॉट फ्री टू मूव बट इट इज प्रोवाइडेड एट अ पॉइंट ओ सॉरी इट इज पिविटेड। पिविटेड का मतलब होता है वहां पे उसको फिक्स कर दिया, पिवट कर दिया, कील लगा के या कुछ और चीज लगा के उसको वहां पे फिक्स कर दिया। वो उस जगह से हिलेगी नहीं वो चीज, उसके सेंटर पे आप देख सकते होंगे उसको पिवट कर दिया एट द सेंटर ओ। एंड अ फोर्स एफ इज अप्लाइड एट अ सूटेबल पॉइंट ए। एक पॉइंट ए आपको यहाँ पे शो कर रहा है, पॉइंट ए है और यहाँ से क्या किया है हमने, इस पे फोर्स लगा दिया। बॉल एक सर्कुलर बॉडी है हमारे पास और हमने उसको 20 सेंटर से पिवट कर दिया, ये इसका एक्सिस है और यहाँ से हमने इसको 20 सेंटर से यहाँ पे इसको फिक्स कर दिया है। तो ये ओ पॉइंट फिक्स हो गई है और एक फोर्स लगाया है हमने किधर से, ए पॉइंट से इसके साइड से एक फोर्स लगाया है। तो अब क्या होगा, इट बिगेन टू टर्न अबाउट द पॉइंट ओ। पॉइंट ओ के रेस्पेक्ट में ये घूमेगी। अब आप देख सकते हैं एरो बना, इधर से आपने जब फोर्स लगाया तो ये अब क्या करेगी, ये टर्न करेगी। तो पॉइंट ओ के रेस्पेक्ट में ये टर्न करेगी। द वर्टिकल एक्सिस पासिंग थ्रू द पॉइंट ओ अबाउट विच द बॉडी टर्न इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन। जिस पॉइंट से ये बॉडी टर्न कर रही है, ये जो वर्टिकल एक्सिस कहलाता है, इसको हम कहते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। ऑन पुशिंग द व्हील बिगेन टू टर्न अबाउट, अगर व्हील को हम हल्का सा पुश करेंगे तो वो क्या करेगा, पॉइंट ओ के रेस्पेक्ट में घूमने लगेगा, टर्न करने लगेगा। Similarly, when the handle of a door is either pushed or pulled, the door began to turn about the hinges which hold the door at rest. Similarly क्या होता है कि जो हमारे जो घर के दरवाजे होते हैं उसमें हिंज लगे होते हैं और हिंज से वो खुलते और बंद होते हैं। हम क्या करते हैं, दरवाजे का हैंडल पकड़ के अपनी तरफ खींचते हैं या उसको आगे की तरफ ढकेलते हैं, या तो पुश करते हैं या तो पुल करते हैं। जब हम उसको पुश करते हैं, जो हिंज से जो दरवाज़ा हमारा फिक्स होता है उस रेस्पेक्ट में उस हिंज पे वो टर्न करना शुरू कर देता है। जैसे यहाँ पे ओ पे हमने इसको फिक्स करा है तो फोर्स इधर से लगा रहे हैं तो ये आपका सर्कुलर मोशन कर रही है, टर्न हो रही है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। और जो हमारे दरवाजे लगे होते हैं, जो हिंज लगा होता है उनका, वो हिंज पे फिक्स कर देते हैं दरवाजे को और वो दरवाज़ा हमारा टर्न करने लगता है। आप देख सकते हैं जैसे कि ये हमारा डोर है तो यहाँ पे हम लोग इसको हिंज लगा के फिक्स कर देते हैं, यहाँ पे हिंज होता है। अब क्या होता है, या तो हम इधर की तरफ इसको पुश करेंगे
या इसको अपनी तरफ पुल करेंगे। तो अब जब पुश एंड पुल करेंगे तो दरवाज़ा ऐसे मूव करेगा, या तो इधर ये जाएगा या तो बैकवर्ड जाएगा। थस अ फोर्स पुश और पुल हैज़ अ टर्निंग इफेक्ट। Thus, a force push or pull has a turning effect on the body, which is not free to move in a straight line, but it is pivoted at a point about which it turn। तो इसका मतलब जो फोर्स होती है, जो पुश और पुल फोर्स है, उसके पास एक टर्निंग इफेक्ट होता है, और जो फ्री टू मूव नहीं होता, मतलब वो स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करता, वो जिस पॉइंट पे पिविटेड होता है वहां से उसको वो टर्न करा देता है। अब बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग the turning of a body, factor affecting the turning of the body। The turning effect of the force on a body depends upon the following two factor। पहला होता है the magnitude of the force applied। Larger the magnitude of the force applied, more the turning effect of the body। अब क्या है कि पहला पॉइंट है मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स अप्लाई। मैग्नीट्यूड का मतलब मैंने आपको बताया था कि कितने अमाउंट में या क्या अमाउंट है फोर्स का जो उस पर अप्लाइड किया जा रहा है। तो जितना ज़्यादा अमाउंट आप लगाएंगे उतना ज़्यादा टर्न होगा। आप देखते हैं खिड़की दरवाज़ों को आप कस के खींचेंगे तो जल्दी से टर्न होगा, और हल्के से खींचेंगे धीरे धीरे जाएगा। तो जब कभी आंधी तूफान आती, बहुत तेज़ हवा चलती, दरवाजे भट भट लड़ने लगते हैं, तो क्या बहुत स्पीड से फोर्स से हवा जो है दरवाज़ों को टर्न कर रही होती है, लेकिन वहाँ पे हिंज लगा होता है जिससे हवा के धड़ाम से लड़ जाता है। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द फोर्स फ्रॉम द पिविटेड पॉइंट। और दूसरा पॉइंट क्या है जिस पे वो डिपेंड करता है, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। अभी मैं उसके बारे में भी आपको समझाता हूँ। लार्जर द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट एट विच द फोर्स इज अप्लाइड। जितनी ज़्यादा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी उतना ज़्यादा टर्निंग इफेक्ट मिलेगा आपको। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है इसके बारे में बात करते हैं। आप इसमें देख सकते होंगे, मैं आपको एक ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। जैसे कि आपका एक ये सर्कल है और आपने यहाँ पे इस पे पिवट कर दिया इसके सेंटर पे, और आपने इधर से फोर्स लगाया, तो यहाँ से जो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इससे जो ये डिस्टेंस आ रहा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी 90 डिग्री का डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है 90 डिग्री डिस्टेंस। तो मान के चलिए फोर्स आपकी ऐसे लग रही है दरवाजे पे, तो ये आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो ये जो डिस्टेंस आता है ये कहलाता है उस पॉइंट से, जिस पॉइंट पे आपने पिवट करा वहाँ से, और जिस पॉइंट पे फोर्स लग रही है। तो वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा फोर्स लगेगी। अगर आपको ये पॉइंट समझ में आ गया हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं, और अगर नहीं समझ में आया तो मैं इसको दोबारा से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। मान लिया कि मैंने ये एक व्हील है और ये इसका सेंटर है, और इस सेंटर पे इसको मैंने फिक्स कर दिया, और ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और मैंने यहाँ से एक फोर्स लगाया इसके ऊपर, व्हील के ऊपर, कि जो व्हील को टर्न करेगा। लेकिन ये इस पॉइंट पे पिवटेड है, तो यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेरे को चाहिए। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होती है 90 डिग्री। जो इस फोर्स आपकी लग रही है यूँ करके, जो इसको घुमाने की कोशिश कर रही है फोर्स आपकी, तो ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये जो डिस्टेंस है आपकी, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, ये कहलाती है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा टर्निंग इफेक्ट होगा बॉडी पे। आई होप सो आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब आगे चलते हैं। आगे है सम एग्जांपल इन डेली लाइफ। टर्निंग इफेक्ट के कुछ एग्जांपल्स जो डेली लाइफ में हमें देखने को मिलते हैं उसके बारे में बात करते हैं। सब एग्जांपल्स इन डेली लाइफ। टू ओपन और शट अ डोर वी अप्लाई अ फोर्स पुश और पुल। एफ नॉर्मल टू द डोर। आप यहाँ पे देख सकते होंगे एक फोर्स हम लगवा, ये आपको डोर दिख रहा है, इस डोर को खोलने के लिए हमको पुश या पुल करना पड़ता है। तो एक फोर्स हम लगाते हैं जो नॉर्मल होती है, यहाँ पे नॉर्मल आपकी एफ एक फोर्स लगाई जाती है, उसको पुश या पुल करने के लिए आप ढकेलेंगे या उसको अपनी तरफ खींचेंगे। जो कि यहाँ पे हिंज भी आपको दिख रहा है, दो हिंज लगे हुए हैं। एफ नॉर्मल टू द डोर एट द हैंडल पी, जो आप उसका हैंडल है, ये पी उसका हैंडल है, आप यहाँ से खींचते हैं उसको। मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द हिंज आर शोन इन द फिगर। इस फिगर में हिंज से ये जो डिस्टेंस दी गई है पी आर, जो पी आर आपको दिख रही है, ये मैक्सिमम डिस्टेंस है। वी कैन नोटिस दैट इफ़ वी अप्लाई द फोर्स एट पॉइंट क्यू। अगर हम लोग क्यू पे करते हैं जो हिंज की तरफ जा रहा है, तो दरवाज़ा खोलने के लिए हमको बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगी, क्योंकि जितना ज़्यादा आप हिंज के करीब जाएंगे, जो हिंज मतलब क्या है, वो आपका पॉइंट है, पिवटेड पॉइंट। अभी मैंने बताया जितनी ज़्यादा डिस्टेंस होगी उतना ज़्यादा आपका टर्निंग इफेक्ट होगा। टर्निंग इफेक्ट ज़्यादा होगा तो कम फोर्स में भी दरवाज़ा खुल जाएगा आराम से। लेकिन अगर आपका टर्निंग इफेक्ट, जो आपका जो
डिस्टेंस बिटवीन द हिंज और एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, जहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं वो पॉइंट अगर पास आ रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक पॉइंट आर है जो हिंज पे है, और एक पी है और एक क्यू है। अगर आप क्यू को पकड़ के खोलने की कोशिश करेंगे दरवाजे को, तो आपको फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगी, और अगर वही चीज़ आप पी जो हैंडल है उसको पकड़ के खोलेंगे तो आपको फोर्स कम लगाना पड़ेगी। तो इसका मतलब ये है कि जितना ज़्यादा आप हिंज के करीब जाएंगे उतनी ज़्यादा आपको फोर्स लगाना पड़ेगी दरवाजे को खोलने के लिए। इफ़ द फोर्स इज अप्लाइड एट द आर वी विल नॉट बी एबल टू ओपन द डोर। अगर आर पे आप लगाएंगे तो अब तो ओपन ही नहीं कर पाएंगे, आपने तो पूरा जीरो कर दिया ना, जो डिस्टेंस ही खत्म कर दिया। अब अगर हिंज पे ही आके आपने हिंज को ही पकड़ के दरवाज़ा खोलने की कोशिश करेंगे, हिंज पे ही हैंडल लगा दिया, जहाँ पे हिंज था तो कोई डिस्टेंस ही नहीं रहा, तो ये डिस्टेंस जीरो हो गया, तो आप दरवाज़ा नहीं खोल पाएंगे। हाउस सो एवर लार्ज द फोर्स में भी बहुत ज़्यादा फोर्स लगेगी, या तो फिर बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगी। Thus the handle P is provided near the free end of the oar so that the smaller force at the larger perpendicular distance produce the required turning force to open the और शट डाउन द। इसीलिए जितने ज़्यादा दूर हो सकता है उतनी दूर दरवाजे का हैंडल लगाया जाता है, जिससे फोर्स कम लगे और टर्निंग इफेक्ट ज़्यादा मिले हमको। ये हैंडल जितना आप पास करते रहेंगे उतना ज़्यादा आपको फोर्स लगाना पड़ेगी दरवाजे को खोलने के लिए, और दरवाज़ा उतनी देर में उतनी मेहनत करने के बाद खुलेगा। और इसको जितना दूर लगाएंगे हैंडल को दरवाजे हिंज से दूर, जितना ज़्यादा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा दरवाज़ा उतने आराम से ही खुलेगा। दूसरा एग्जाम्पल देते हैं। अपर सर्कुलर स्टोन ए, ये चक्की होती है, आपने शायद देखी हो या ना देखी हो। पहले ज़माने में आटा इसी चक्की से पीसा जाता था, तो ये ऊपर एक व्हील होता है और नीचे एक व्हील होता है, इस व्हील को रोटेट कराया जाता है और गेहूँ इसमें डाल दिया जाता है, और ये पीसने के काम आता है, गेहूँ को पीस के ये आटा बनाता है। तो अपर सर्कुलर स्टोन ए, एक आपकी ये एक स्टोन रखा हुआ है उसके ऊपर ए, ये एक स्टोन है आपका जिसको कहा जा रहा है ए अपर सर्कुलर स्टोन। फ्लोर ग्राइंडर इज प्रोवाइडेड विद द हैंडल, इसमें एक हैंडल होता है प्रोवाइडेड विद द हैंडल एच, ये हैंडल लगा हुआ है, इस हैंडल को पकड़ के इसको घुमाया जाता है नियर इट्स रिम, एकदम रिम के किनारे पे। दैट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, जो ये जो इसका सेंटर है इससे इसकी दूरी होनी चाहिए। तो ये इसका सेंटर है, तो ये सेंटर से जितनी ज़्यादा दूर हो सकता है उतनी दूर रखा जाता है, सो डैट इट कैन ईजिली बी रोटेटेड। इससे क्या होगा, ये आसानी से आप इसको रोटेट कर सकते हैं हल्के सा फोर्स लगा के। अगर इस हैंडल को हम यहाँ पे ले आए एकदम बीच में, मतलब ये डिस्टेंस ख़त्म कर दें, तो फिर आपको फोर्स बहुत ज़्यादा लगाना पड़ेगी इसको चलाने के लिए। ये ऐसे रोटेट किया जाता है इसको, तो ये जब रोटेट होता है तो गेहूँ को पीस के ये आटा बनाता है। तो अगर जितनी पास आप सेंटर के पास हैंडल लाएंगे, तो यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप कम करते रहेंगे, जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस कम होता जाएगा तो फोर्स बहुत ज़्यादा लगेगी और टर्निंग इफेक्ट बहुत कम होगा। तो इसलिए इसको जितना ज़्यादा दूर रख सकते हैं, रिम से एकदम मिला के रखा जाता है एकदम रिम के कोने पे, जिससे फोर्स कम लगे और हम अपना आसानी से काम कर सकते हैं। तो ये इसका अपर सर्कल स्टोन है, ये इसका लोअर स्टोन है। लोअर स्टोन इसका फिक्स होता है, और इसमें अपर और लोअर स्टोन के बीच में हम लोग गेहूँ जो होता है, गेहूँ व्हीट, उसको हम बीच में रख देते हैं, और ऊपर से जो है क्या करते हैं, जो अपर स्टोन है उसको रोटेट कराते हैं। जब ये रोटेट होता है तो इसके बीच में जो गेहूँ होता है वो पिस जाता है, तो वो आटे की फॉर्म ले लेता है फ्लोर का। आगे चलते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। पॉटर व्हील हैज़ अ व्हील पिविटेड एट द सेंटर। ये जो पॉटर का व्हील होता है, कुम्हार जो आपने देखा होगा मिट्टी के घड़े वगैरह खिलौने वगैरह बनाता है, तो इसका जो व्हील होता है इसकी यहाँ पे सेंटर पे बांध दिया जाता है, सेंटर पे पिविटेड होता है। और पॉटर टर्न द व्हील बाय मीन्स ऑफ द स्टिक एट द रिम ऑफ द व्हील। और पॉटर क्या करता है, इस व्हील को घुमाता है इधर से, एकदम कोने से घुमाता है। क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा ये डिस्टेंस होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा उतनी कम फोर्स लगेगी और उतना ज़्यादा टर्निंग इफेक्ट इसको मिलेगा। आप देख सकते हैं एकदम साइड से घुमाया जाता है, तो क्या ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा मिल रहा है। तो जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्या होता है, जो सेंटर है जहाँ से एक्सिस ऑफ रोटेशन है इसका है, मान लेते हैं ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और ये पॉइंट है जहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं आप, यहाँ पे फोर्स लग रहा है। तो फोर्स का जो पॉइंट है और उसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है व्हील का, उसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो जितना ज़्यादा होगा उतनी कम आपको फोर्स लगानी पड़ेगी और उतना ही ज़्यादा टर्निंग इफेक्ट मिलेगा। अगर आप इसको यहाँ कहीं से घुमाने की कोशिश करेंगे तो आपको घुमाने के लिए फोर्स कुछ ज़्यादा लगाना पड़ेगी और टर्निंग इफेक्ट भी बहुत कम होगा। आई होप सो आपको मेरे ये पॉइंट समझ में आ रहे होंगे। अगर हमारी वीडियो समझ में आ रही हो तो आप कमेंट करके मेंशन करें, अगर कोई भी पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करें, हम पूरी कोशिश करेंगे आपके डाउट्स को क्लियर करने की। सिमिलरली एक एग्जांपल और है यहाँ पे, जो यहाँ पे एक कारपेंटर है जो एक लकड़ी में होल करने की कोशिश कर रहा है।
तो उसके पास एक ड्रिल है, हैंड ड्रिल, इसको बोलते हैं हैंड ड्रिल मशीन। अब तो आजकल इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन आ गई है, मशीन से काम होता है, लेकिन ये एक पुराने ज़माने की हैंड ड्रिल मशीन है, कारपेंटर्स के पास ये मिल जाती है। तो ये इसमें होल करने की कोशिश कर रहा है। तो इसमें होल जो कर रहा है, तो इसके पास एक स्टिक होती है, तो ये स्टिक से इसको घुमाता है, रोटेट कराता है। तो साइड से ही रोटेट कराता है कि जितना ज़्यादा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा उतनी तेज़ ये रोटेट होगी। जैसे कि आपकी ये ड्रिल है, ये ड्रिल है और ये इसकी नीडल है। तो ये किसी बॉक्स में इसको होल करना है, तो इसका जो सरकमफ्रेंस होगा ना, अपर सरकमफ्रेंस, वहाँ पे स्टिक से इसको रोटेट कराया जाता है। तो जब ये रोटेट होगा तो ये ड्रिल करेगा, कम फोर्स लगाना पड़ेगी आपको और टर्निंग इफेक्ट बहुत ज़्यादा मिलेगा, जिससे ड्रिल बहुत आसानी से हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, कारपेंटर यूजेज अ ड्रिल मशीन which is provided with a handle so that the applying less force at the end of the handle the drill can be easily turned easily। कम फोर्स लगा के ड्रिल आसानी से हो जाए, इसलिए एकदम हमको क्या रखना पड़ता है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा उतनी कम फोर्स लगेगी और उतना ज़्यादा टर्निंग इफेक्ट हमको मिलेगा। एक एग्जांपल और यहाँ पे मेंशन है, उसकी भी बात कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा है टू टर्न अ स्टीयरिंग व्हील इन अ कार और अ ट्रक द ड्राइवर अप्लाई द फोर्स एट द पॉइंट ऑन द रिम ऑफ द व्हील एज शोन इन द फिगर। अब क्या है कि अगर आपको कार का जो स्टीयरिंग व्हील होता है उसको आपको अगर टर्न करना है, तो आप यहाँ, ये इसका सेंटर है, अगर अगर आपका जो कार का जो स्टीयरिंग व्हील है इसका सेंटर ये होता है, तो आप कभी सेंटर से पकड़ के टर्न नहीं करते, आप ये साइड से जो उसका ग्रिप होता है, हैंड सर्कुलर ग्रिप होता है, उसी को पकड़ के टर्न करते हैं। क्यों? क्योंकि जितनी ज़्यादा दूर होगा उतना ज़्यादा आपको कम फोर्स लगानी पड़ेगी और उतना ही ज़्यादा आपको टर्निंग इफेक्ट मिलेगा। इस फिगर में भी आप देख सकते हैं, ये इसका सेंटर है तो यही इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा, लेकिन इसका जो लास्ट एंड है रिम का, वहां से इसको घुमाया जा रहा है जिससे हमको फोर्स कम लगाना पड़े और टर्निंग इफेक्ट ज़्यादा मिले। इन बाइसाइकिल इन अ बाइसाइकिल टू टर्न द व्हील द फोर्स इज अप्लाइड ऑन द पेडल सो दैट द डिस्टेंस ऑफ द फोर्स फ्रॉम द एक्सिल ऑफ द व्हील इंक्रीज। अब क्या होता है कि जो बाइसाइकिल होती है, आपने देखा होगा, उसमें एक पैडल दिया होता है, पैर से आप उसको प्रेस दबाते हैं, नीचे की तरफ फोर्स करते हैं तो पहिया आगे घूमता है, तो आपकी साइकिल आगे चलती है। तो ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और फोर्स आप कहाँ लगा रहे हैं, यहाँ पैडल पे फोर्स लगा रहे हैं। तो ये एक डिस्टेंस है, इतनी दूरी से आप लगा रहे हैं। तो जब आप इतनी दूरी से लगाएंगे तो पैडल तब नीचे की तरफ जाएगा। तो जितना ज़्यादा डिस्टेंस होता है उतना ज़्यादा तेज, अच्छा पेंट, इससे ज़्यादा अच्छा आपका टर्निंग मोमेंट मिलता है, जिससे आपको फोर्स कम लगानी पड़ती है, बाइसाइकिल आपकी आराम से चलती है। एक केस और यहाँ पे, एक स्पैनर यूज हुआ है। स्पैनर रिंच होता है जिससे हम लोग नट बोल्ट को टाइट करते हैं। स्पैनर इज यूज टू टाइटन और लूजन अ नट, हैज़ अ लॉन्ग हैंडल टू प्रोड्यूस अ लार्ज टर्निंग इफेक्ट बाय अ स्मॉल फोर्स अप्लाइड एट द एंड ऑफ इट हैंडल एट शोन इन द फिगर। एक रिंच यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें नट को टाइट करना है, तो फोर्स हम लोग इसके एंड पे लगाते हैं हमेशा। क्यों? क्योंकि ये अगर इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो जितनी ज़्यादा डिस्टेंस में फोर्स लगेगा यहाँ से, उतनी आसानी से ही हम लोग काम कर पाएंगे। तो जितना बड़ा इसका हैंडल होगा ये उतना अच्छा होता है, कम फोर्स लगाएंगे और नट आपका ओपन हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है इसमें। कुल मिला के बात ये है, मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन से आपका जो फोर्स यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, उस एक्सिस से मान लेते हैं यहाँ पे फोर्स लग रहा है और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो ये आपका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये अगर जितना ज़्यादा होगा तो उतना ज़्यादा टर्निंग इफेक्ट आपको मिलेगा। इस इससे क्या कंक्लूजन हमें मिल रही है? कंक्लूजन ये मिल रही है, फ्रॉम द अबव एग्जांपल वी कंक्लूड दैट द टर्निंग ऑफ अ बॉडी अबाउट द पिवट डिपेंड्स not only on the magnitude but is also depend upon the perpendicular distance of the force from the point of rotation. Larger the perpendicular distance, less is the force needed to turn the body. Actually, the turning effect on the body depends on the product of both the magnitude and the force and the perpendicular distance of the force from the pivoted point. Thus, this product is called as the moment of force or torque. In other words, a body turns or rotates about the pivoted point due to the moment of force. अब इससे कंक्लूजन क्या मिला हमें इस एग्जांपल से? एक एग्जांपल से हमें ये कंक्लूजन मिलता है कि जो फोर्स होता है वो सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंड नहीं करता। फोर्स जो फोर्स कह रहे हैं, सॉरी, द टर्निंग इफेक्ट है वो सिर्फ फोर्स के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड नहीं करता। टर्निंग इफेक्ट के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस कम कर देंगे तो ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा आपको और टर्निंग इफेक्ट भी कम मिलेगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस और मैग्नीट्यूड दोनों पे डिपेंड करता है, और
जो मोमेंट ऑफ फोर्स अभी हम आगे पढ़ेंगे, मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है, जो पिवट पॉइंट से जो फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है उन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है। एक्चुअली द टर्निंग इफेक्ट ऑफ द बॉडी डिपेंड्स अपॉन द प्रोडक्ट ऑफ बोथ द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो जो टर्निंग इफेक्ट होता है बॉडी का वो डिपेंड करता है दोनों पे, किस पे, मैग्नीट्यूड पे भी डिपेंड करता है फोर्स के, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है। तो दोनों का प्रोडक्ट यानी दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो कहलाता है मोमेंट ऑफ फोर्स, और टॉर्क भी बोलते हैं उसको। इन अदर वर्ड, अ बॉडी टर्न्स और रोटेट्स अबाउट द पिवटेड पॉइंट ड्यू टू द मोमेंट ऑफ फोर्स। तो बॉडी जो टर्न करती है एक किसी पॉइंट पे, यानी किसी पिवटेड पॉइंट पे अगर बॉडी टर्न कर रही है तो वो किसकी वजह से टर्न करती है, वो मोमेंट ऑफ फोर्स की वजह से ही टर्न करती है। तो टर्निंग इफेक्ट है वो किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, वो मैग्नीट्यूड, जो फोर्स की मैग्नीट्यूड है यानी कितना फोर्स लग रहा है और कितनी दूरी से लग रहा है, मतलब उसका डिस्टेंस कितना है। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तब आपको मोमेंट ऑफ फोर्स मिलेगा, और इसी मोमेंट ऑफ फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, टॉर्क भी कहते हैं। अब बात करते हैं हम लोग मोमेंट ऑफ फोर्स की। The moment of force is equal to the product of magnitude of the force and the perpendicular distance from the pivoted point। अभी मैंने आपको क्या बताया, मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है, कितना फोर्स लग रहा है तो उसका मैग्नीट्यूड। जैसे कि ये फोर्स F लग रहा है तो कितना लग रहा है, F फोर्स लग रहा है, और ये है इसका पिवटेड पॉइंट। तो यहाँ से यूं डिस्टेंस नहीं लेंगे हम लोग कभी भी, क्या लेना होता है हमें, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो एक पहले हमने 90 डिग्री पे लाइन डालनी है और इस फोर्स की लाइन को 90 डिग्री तक ले जाना है। तो जहाँ पे 90 डिग्री की लाइन आएगी तो ये डिस्टेंस हम मेजर करेंगे। तो हमारा डिस्टेंस क्या होगा, पी एफ। जो पी एफ है वो आपका डिस्टेंस होगा। हमेशा ये बात को याद रखेंगे कि हम लोग क्या लेते हैं, हम लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा लेते हैं, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे ही कैलकुलेशन होता है मोमेंट ऑफ फोर्स का। तो आपने, आपको फोर्स लग रहा है एफ, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है यहाँ पे, पी से लेकर इस पॉइंट तक आपका जो भी डिस्टेंस होगा उस डिस्टेंस को हम नाप लेंगे। मान लेते हैं ये पॉइंट आर है आपका, तो ये पी आर हो गया, तो ये पी आर की दूरी पे लग रहा है, ठीक है। तो ये एफ इंटू पी आर करेंगे तब हमें मोमेंट ऑफ फोर्स मिलेगा। कंसिडर्ड अ बॉडी विच इज पिविटेड एट अ पॉइंट ओ। मान लेते हैं कोई बॉडी है जिसको हमने कहाँ पे फिक्स करा, पॉइंट ओ पे पिविट कर दिया है। तो ये इसका क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यहाँ से इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन निकलेगा इन द डायरेक्शन एफ पी। इन द डायरेक्शन एफ पी, एस एक फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, एफ पी की डायरेक्शन में एक फोर्स आपका ऐसे लग रहा है, ठीक है। एफ पी एज शोन इन द फिगर 3, इस फिगर में आपको शो कर रहा है। द फोर्स इज अनेबल टू प्रोड्यूस अ लीनियर मोशन। अब फोर्स उसको खिसका नहीं पा रही है अपनी जगह से, क्योंकि वो एक पिवट पॉइंट है, फिक्स है। तो लीनियर मोशन का मतलब होता है कि बॉडी सीधी सीधी चले, तो सीधी सीधी तो आप खिसक नहीं सकती क्योंकि वो वहाँ पे फिक्स है। तो लीनियर मोशन तो नहीं हो पा रहा है इसमें क्योंकि वो फ्री नहीं है। थस द बॉडी अबाउट द पॉइंट ओ इन द डायरेक्शन शोज एन एरो। तो अब क्या होगा, दिस फोर्स टर्न कर देगी, यहाँ पे पिवट लगा है तो ये पूरी तो खिसकेगी नहीं, तो इस फोर्स की वजह से बॉडी हल्की सी टर्निंग इफेक्ट ले लेगी, बॉडी घूम जाएगी इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से, इधर की तरफ बॉडी घूम जाएगी। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द फोर्स एफ फ्रॉम द पिवटेड पॉइंट ओ इज ओपी। तो अब आपका पिवटेड पॉइंट ओ ये है, परपेंडिकुलर फोर्स को, अगर फोर्स की लाइन को हम आगे बढ़ाएंगे, हाँ फोर्स की लाइन को हम आगे बढ़ाएंगे तो 90 डिग्री ये बन रहा है। अभी मैंने इससे पहले शायद आपको गलत बता दिया था, ये डिस्टेंस नहीं होगी, ये तो फोर्स को आगे बढ़ाया जाता है, तो उसको करेक्शन कर लिएगा उसको। फोर्स की लाइन को जब फोर्स की परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया थी ना, मैंने इससे पहले बताया था, मान लेते हैं फोर्स ऐसे लग रहा है तो पॉइंट यहाँ कहीं पे है, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे। इससे पहले शायद गड़बड़ हो गई है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, उसको करेक्ट कर लिएगा। डिस्टेंस आपकी ओ से पी होगी, फोर्स ऐसे लग रही है आपकी, इस लाइन में फोर्स लग रही है, तो डिस्टेंस आपकी ओ पी होगी। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये पी तक जाएगी, और फोर्स वाली लाइन को, डॉटेड लाइन को हमने थोड़ा सा और आगे बढ़ा लिया कि फोर्स का डायरेक्शन क्या है, फोर्स इस डायरेक्शन में जा रही है, तो 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बनेगा। तो इसलिए आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ओ पी हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो मोमेंट ऑफ फोर्स निकालने का फॉर्मूला अभी हमने ऊपर ही डिस्कस करा था, वो क्या होता है, वो प्रोडक्ट होता है किसका, जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स कितना लग रहा है एफ, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है यहाँ पे ओ पी, और दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या निकल आएगा, मोमेंट ऑफ फोर्स, या टॉर्क भी बोलते हैं इसको। तो इसी को हम टॉर्क बोलते हैं और इसी को हम मोमेंट ऑफ फोर्स भी बोलते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा, मोमेंट ऑफ फोर्स में जो डिस्टेंस लिया जाता है वो हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, कहाँ से, जो पॉइंट ओ है, कभी ये डिस्टेंस ना ले लिएगा,
कि फोर्स यहाँ पे लग रही है तो हम ये डिस्टेंस ले लें, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है। फोर्स की लाइन को आगे बढ़ा लेंगे सीधा, और जहाँ पे ये 90 डिग्री पे कट करेगी वो हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। अगर आई तो आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी कंफ्यूजन हो इस पॉइंट में तो आप दोबारा मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। फॉर प्रोड्यूसिंग अ मैक्सिमम टर्निंग फोर्स, यहाँ पे एक नोट दिया हुआ है, फॉर प्रोड्यूसिंग अ मैक्सिमम टर्निंग फोर्स, फॉर प्रोड्यूसिंग अ मैक्सिमम टर्निंग फोर्स on a body by a given force, the force applied on the body at a point for which the perpendicular distance of the force on the project is so that the given force may produce the maximum turning effect। सेम चीज़ है जो इससे पहले हम लोगों ने टर्निंग इफेक्ट के लिए बात करी थी। अगर आपको मैक्सिमम फोर्स चाहिए, यानी मैक्सिमम टर्निंग इफेक्ट चाहिए किसी बॉडी में, और कोई फोर्स आप लगा रहे हैं, तो जितना ज़्यादा पिविटेड पॉइंट से उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा वो टर्निंग इफेक्ट देगी, या उतना ज़्यादा वो टॉर्क आपको देगी। तो अगर मोमेंट ऑफ फोर्स निकाल लेंगे हम लोग, तो मोमेंट ऑफ फोर्स यानी टॉर्क निकालेंगे, तो टॉर्क मैक्सिमम कब होता है? जब जितना ज़्यादा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा टॉर्क मैक्सिमम होगा। अब यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स की बात करते हैं। यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स, आपको पता है ये दो चीज़ों का मिक्सअप है। अभी हम लोगों ने जो फॉर्मूला पढ़ा था तो क्या था? फोर्स को मल्टीप्लाई करते हैं किससे? परपेंडिकुलर डिस्टेंस से। फोर्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस से आता है, तो फोर्स आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो फोर्स का यूनिट आपको पता है कितना होता है? न्यूटन। और डिस्टेंस का यूनिट आपको पता है, एसआई यूनिट कितना होता है? मीटर। तो दोनों को अगर साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो मोमेंट ऑफ फोर्स का यूनिट कितना हो जाएगा? न्यूटन मीटर। तो न्यूटन मीटर इसका यूनिट होता है। ये किसका प्रोडक्ट होता है? फोर्स और डिस्टेंस का होता है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। अभी हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, आपने भी पढ़ा है अभी, कि एसआई यूनिट फोर्स का क्या होता है? न्यूटन। तो दोनों को मिक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर। तो देख सकते हैं आप इसका यूनिट क्या है? न्यूटन मीटर। तो यूनिट ऑफ फोर्स मल्टीप्लाई करा यूनिट ऑफ डिस्टेंस, तो एसआई यूनिट फोर्स का क्या होता है? न्यूटन होता है, और मीटर का होता है आपका, डिस्टेंस का होता है मीटर। तो दोनों को मल्टीप्लाई करा, क्या लिखेंगे? न्यूटन मीटर। द यूनिट न्यूटन मीटर ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क इज नॉट रिटन एट जूल। इस न्यूटन मीटर को कभी भी आप जूल नहीं लिखेंगे। जूल भी एक यूनिट होता है, आगे चल के आपने शायद पढ़ा भी होगा 7th क्लास में। आपका वर्क का जो यूनिट होता है वो आपका जूल होता है, क्योंकि वर्क में भी फोर्स इंटू डिस्टेंस ही होता है फॉर्मूला। फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही उसका फॉर्मूला होता है, और न्यूटन इंटू मीटर ही बनता है वो, और उसको जूल लिखा जाता है। लेकिन इसको कभी भी आप जूल नहीं लिखेंगे, इसको हमेशा न्यूटन मीटर लिखेंगे। एसआई यूनिट इसका होता है न्यूटन मीटर, और सीजीएस यूनिट अगर आप बात करें मोमेंट ऑफ फोर्स का, वो होता है डाइन इंटू सेंटीमीटर। अब डाइन इंटू सेंटीमीटर का क्या लॉजिक है ये भी हम देख लेते हैं। ये इसका सीजीएस यूनिट है क्या? डाइन इंटू सेंटीमीटर। बट इफ फोर्स इज मेजर इज ग्रेविटेशनल यूनिट, दैट द यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स इन एसआई इज केजीएफ एंड इन सीजीएफ जीएफ। अगर फोर्स की जगह आपने ग्रेविटेशनल फोर्स का इस्तेमाल करा है, तो आप इससे पहले पढ़ चुके हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स की यूनिट क्या होती है? केजीएफ होती है। तो न्यूटन की जगह आ जाएगा केजीएफ, और मीटर वैसे ही रहेगा, तो केजीएफ मीटर हो जाएगा। और अगर सीजीएस सिस्टम में बात करेंगे तो केजीएफ को सीजीएस सिस्टम में कहते हैं जीएफ, तो जीएफ आ जाएगा, और मीटर की जगह आपका क्या आ जाएगा? सीजीएस सिस्टम में मीटर का इस्तेमाल नहीं करते, वहाँ पे आ जाएगा एमएम। वो एमएम कह रहे हैं, सॉरी, सेंटीमीटर आ जाएगा। मीटर की जगह सेंटीमीटर आएगा, तो जीएफ इंटू सेंटीमीटर हो जाएगा सीजीएस सिस्टम में। बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को? एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। एसआई यूनिट आपका है मोमेंट ऑफ फोर्स, यानी टॉर्क का एसआई यूनिट होता है न्यूटन इंटू मीटर, क्योंकि फोर्स का यूनिट न्यूटन है और डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर, तो न्यूटन इंटू मीटर हो जाता है। लेकिन अगर सीजीएस सिस्टम में बात करते हैं तो न्यूटन का हो जाता है डाइन, और मीटर का हो जाता है सेंटीमीटर, या तो डाइन इंटू सेंटीमीटर हो जाएगा। अब अगर बात करते हैं फोर्स की जगह आपने ग्रेविटेशनल फोर्स अगर इस्तेमाल करा है, तो ग्रेविटेशनल यूनिट क्या होता है? हमने इससे पहले वीडियो में बात करी थी कि ग्रेविटेशनल फोर्स मेजर की जाती है केजीएफ में। तो केजीएफ आ जाएगा, और मीटर की जगह तो आपका मीटर ही आ जाएगा। तो न्यूटन की जगह आ जाएगा केजीएफ, और मीटर आपके साथ है तो केजीएफ इंटू मीटर। और अगर सीजीएस यूनिट की बात करते हैं तो केजीएफ की जगह हो जाएगा जीएफ, और मीटर का हो जाएगा सेंटीमीटर, तो जीएफ इंटू सेंटीमीटर।
अब इन यूनिट्स में क्या रिलेशनशिप्स है ये हम देख लें। ये बहुत बार क्वेश्चन आता है, हर जगह जगह पूछा जाता है, यूनिट्स का कन्वर्जन और यूनिट्स में क्या रिलेशन होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो 1 न्यूटन मीटर तो होता है 10⁵ डाइन इंटू 10⁵2 सेंटीमीटर। कैसे, ये कैसे आया, आई होप सो आप लोगों को पता होगा, क्योंकि 1 न्यूटन जो होता है उसके अंदर 10⁵ डाइन्स होते हैं। तो 1 न्यूटन के अंदर 10⁵ डाइन्स हैं, तो मैंने वहाँ पे 1 न्यूटन की जगह 10⁵ डाइन्स रख दिया। मीटर की जगह रख दिया 10⁵2 सेंटीमीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर को हमने पावर्स में लिख दिया, 10⁵2 लिख दिया, कोई इशू नहीं इसमें भी। तो टोटल कितना हो गया, 5 + 2, पावर ऐड हो जाती है, आपने पढ़ा होगा मैथ्स में, अगर बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, तो 10⁻7 और डाइन इंटू सेंटीमीटर हो गया। ओके, आपने इससे पहले पढ़ा था कि 1 kgf को हम 9.8 न्यूटन लिख सकते हैं। इससे पहले प्रीवियस वीडियो में मैंने ये बात आपको बताई थी कि जो kgf होता है उसको 9.8 न्यूटन लिख सकते हैं। तो kgf की जगह हमने 9.8 न्यूटन लिख दिया, तो ये क्या बन गया, 9.8 न्यूटन मीटर। और 1 gf को 980 डाइन्स, 10 से 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1000 से, सॉरी 1000 से मल्टीप्लाई। केजी में कितने ग्राम होते हैं, 1 kg में आपके 1000 ग्राम होते हैं ना। तो kgf को gf में कन्वर्ट करने के लिए क्या करा जाएगा, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 9.8 को जब आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 980 हो जाएगा, और डाइन हो जाएगा उसका यूनिट, क्योंकि न्यूटन का डाइन में कन्वर्ट हो जाएगा ना, तो डाइन इंटू सेंटीमीटर हो जाएगा। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं। आई होप सो आपको ये यूनिट कन्वर्जन समझ में आ गया होगा, अगर ना समझ में आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं दोबारा आपको इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। अब एक एग्जांपल है यहाँ पे, फॉर एग्जांपल रीना हैज़ टू अप्लाई अ मिनिमम फोर्स ऑफ 1.5। अब रीना को अप्लाई करना है कितना, एक फोर्स उसको अप्लाई करना है कितना, 1.5 ऑन द हैंडल ऑफ द डोर विद 1.2 मीटर। एक डोर है, कोई एक डोर है, वो यहाँ से हिंज होगा, नॉर्मल सी बात है। अब क्या रहे, 1.5 न्यूटन का फोर्स इसको अप्लाई करना है, यहाँ पे हैंडल लगा हुआ है और हैंडल पे उसको फोर्स अप्लाई करना है ऑन द हैंडल ऑफ द डोर विद 1.2 मीटर टू ओपन इट। दिस मीन्स द मिनिमम मोमेंट ऑफ फोर्स रिक्वायर कितना हो जाएगा, डोर को डिस्टेंस दे रखा है आपको, कितना डिस्टेंस है 1.2, फोर्स भी आपको पता है कितना है 1.5। तो अभी मोमेंट का फॉर्मूला हमने क्या बताया था आपको, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी फोर्स जितना दिया है 1.5 इंटू 1.2, दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1.8 न्यूटन मीटर। यूनिट का खास ध्यान रखिएगा, तो 1.8 न्यूटन मीटर। नाउ शी वांट टू ओपन इट अप्लाई बाय अप्लाइंग द फोर्स एट द मिड। अब अगर वो मिड पे अप्लाई करना चाह रही है तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 0.6 हो जाएगा डिस्टेंस। तो 1.5 इंटू 0.6, पहले उसने क्या करा, हैंडल यहाँ था 1.2 मीटर की दूरी पे था, तो वहाँ पे फोर्स अप्लाई करी। अब वो यहाँ पे फोर्स अप्लाई करना चाह रही है उसके मिड पे, यानी हैंडल कहाँ पे आ गया, 0.6 हो गया। अब 1.2 का आधा कितना हो जाएगा, 0.6 पे। तो अब जो हम निकालेंगे, फोर्स निकालना है हमें, कितना लगेगा। तो डिस्टेंस कितना हो गया, 0.6 फ्रॉम द हायर हिंजेस, तो शी विल हैव टू अप्लाई अ फोर्स सच दैट, फोर्स कितना निकलेगा, मोमेंट ऑफ फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस 0.6। मोमेंट ऑफ फोर्स आप ऑलरेडी निकाल चुके, कितना चाहिए हमको, 1.8 चाहिए, इक्वल कर दिया 1.8 के, फोर्स इंटू 0.6 इंटू 1.8, तो इसको नीचे ले जाएंगे तो फोर्स क्या हो जाएगा, 1.8 डिवाइडेड बाई 0.6, 3 न्यूटन का फोर्स चाहिए उसको, तब वो दरवाज़ा खुलेगा। अगर वो 3 न्यूटन से कम यहाँ पे फोर्स लगाएगी तो दरवाज़ा नहीं खुलेगा। और जब हमें डिस्टेंस हमारा ज़्यादा था तो हमें कितना फोर्स चाहिए था, 1.5, यानी आधे फोर्स पे काम हुआ जा रहा था। और डिस्टेंस जब आधा कर दिया तो फोर्स हमें जस्ट डबल लगाना पड़ रहा है। तो अब आपको पता चल रहा होगा कि डिस्टेंस पे मैटर करता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा उतना कम फोर्स लगाएंगे, और जितना कम परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा पॉइंट से, पिवेटेड पॉइंट से, उतना ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो जब आधे डिस्टेंस कर दी तो फोर्स डबल हो गया, 3 न्यूटन का फोर्स अब लग रहा है। Thus, on decreasing the distance of the applied force from the point, the magnitude of the force increases। आपको आई होप सो ये एग्जांपल आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल एग्जांपल था।
फोर्स जो दिया हुआ है उसको हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करके हमने पहले मोमेंट ऑफ फोर्स निकाल लिया। मोमेंट ऑफ फोर्स जब हमें पता चल गया कि इतना मोमेंट ऑफ फोर्स है यहाँ पे, तो और कितना चाहिए। अब उन्हीं ने आपसे कहा कि हम डिस्टेंस को आधा कर दे रहे हैं, तो जब हम डिस्टेंस को आधा कर देंगे तो हम अब कितना फोर्स चाहिए। तो फोर्स अननोन है, वहाँ पे मैंने एफ रख दिया, 0.6 से मल्टीप्लाई करा, डिस्टेंस आधा कर दिया, मैग्नीट्यूड निकाल ही चुके थे अभी हम लोग, मोमेंट ऑफ फोर्स मल्टीप्लाई करा, 3 न्यूटन आ गई वैल्यू। आई होप सो आपको ये एग्जाम्पल समझ में आया होगा, ना समझ में आया हो तो आप कमेंट करके दोबारा मुझसे पूछ सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है डू यू नो। पहला पॉइंट देख, कन्वेंशनली इफ द इफेक्ट ऑन द बॉडी इज टू टर्न इट एंटी क्लॉकवाइज द मोमेंट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट एंड इट इज टेकन एज द पॉजिटिव। इफ द इफेक्ट ऑन द बॉडी इज टर्न इट टू क्लॉकवाइज द मोमेंट ऑफ द फोर्स इज क्लॉकवाइज टेकन एज नेगेटिव। ये डिपेंड करता है कि पहले कन्वेंशनली और जो लिखा हुआ है यहाँ पे कि जैसे कि अगर आप फोर्स लगा रहे हैं इस साइड से और ये इसको यूं टर्न कर रहा है, यानी एंटी क्लॉकवाइज टर्न कर रहा है। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब ये होता है कि घड़ी जिधर घूमती है, जिस डायरेक्शन में घड़ी चलती है, आपकी घड़ी घूम रही है, यानी सेकंड की सुई देखिएगा किस डायरेक्शन में घूम रही है, वो कहलाता है क्लॉकवाइज, और उसका अपोजिट कहलाता है एंटी क्लॉकवाइज। अब जैसे आप इधर से आपने लगाया तो ये आपका क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन को इस बुक में बताया गया है कि वो पॉजिटिव लेते हैं वैल्यू, फोर्स की वैल्यू, जो मोमेंट आएगा उसकी वैल्यू एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेंगे और जो क्लॉकवाइज होता है उसको नेगेटिव लेंगे। क्लॉकवाइज मतलब ये डायरेक्शन है, आपकी घड़ी चलती है हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो अगर इस डायरेक्शन में घूम रहा है तो उसको हम क्या लेंगे, निगेटिव। अलग अलग बुक्स में अलग होता है, तो कन्वेंशनली ये है कि ये जो साइन होता है माइनस और प्लस का, पॉजिटिव और नेगेटिव, ये डिपेंड्स करता है अलग अलग सिनेरियो पे। कहीं पे एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव लिया जाता है, कहीं पे एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लिया जाता है। लेकिन आपको समझना ये है कि एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या है, घड़ी जिस डायरेक्शन में चल रही है उसका अपोजिट डायरेक्शन। तो आपकी बुक में जो यहाँ पे बताया गया है, इस बुक में बताया गया है कि एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेंगे और क्लॉकवाइज को नेगेटिव लेंगे, और ये डिपेंड्स करता है सिचुएशन पे, सराउंडिंग के हिसाब से हम साइन को प्लस माइनस कर लेते हैं। आप आगे हायर स्टडीज़ में पढ़ेंगे इसके बारे में। दूसरा पॉइंट ये क्या कह रहा है, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ द बॉडी कैन बी चेंज आइदर बाय चेंजिंग द पॉइंट्स एट विच द फोर्स अप्लाइड और चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। अब क्या कह रहा है, रोटेशन, जो बॉडी का रोटेशन है वो तो चेंज हो सकता है। कैसे हो सकता है, आप देख रहे हैं ये पॉइंट है, ये आपका पॉइंट है, लेकिन आप जब यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं तो ये क्या चल रहा है, आपका क्लॉकवाइज चल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। तो आप, ये आपको लग रहा है ना एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, लेकिन यही फोर्स को अगर आप उल्टा कर दें, फोर्स ऊपर से लगा दें, फोर्स अगर आप ऊपर से लगा देंगे तो ये क्या चलने लगेगा, क्लॉकवाइज चलने लगेगा। ये हो गया क्लॉकवाइज और ये हो गया आपका एंटी क्लॉकवाइज। अगर आप फोर्स का डायरेक्शन बदलते हैं, यानी फोर्स को, जिधर से फोर्स लग रहा था उसके अपोजिट से अगर आप फोर्स लगाने लगेंगे तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट आने लगेंगे। क्लॉकवाइज का मतलब ये होता है घड़ी जिस डायरेक्शन में चल रही है वो क्लॉकवाइज है, और उसका अपोजिट होता है एंटी क्लॉकवाइज। तो आपकी बुक में जो दिया है, क्लॉकवाइज को निगेटिव लिया जाता है और एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लिया जाता है। और अगर फोर्स को पलट देंगे हम, अगर जैसे जो पहले फोर्स लग रहा था, जब मान लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज फोर्स लग रहा था यहाँ पे, तो फोर्स आपका इधर से लग रहा था, टर्निंग मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज आ रहा था, अगर फोर्स ऊपर से लगने लगा तो क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज रोटेशन हो जाएगा। तो ये हमारा क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज है। आई होप सो आपको हमारी वीडियो पसंद आई है। अगर आपको हमारी वीडियो समझ में आ रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें। इसका अगला पार्ट थर्ड में हम लोग प्रेशर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।